अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिकर्सर। On the basis of their precursor। तो ये 3 तरीके के हैं, कीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। कीटोजेनिक में कौन कौन से आते हैं? लाइसिन एंड ल्यूसीन। ग्लूकोकीटोजेनिक में आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलिनिन। और ग्लूकोजेनिक में जितने भी बच गए, रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आगे समझ में क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिकर्सर। ये 3 तरीके के होते हैं, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक। ठीक है, तो ग्लूकोजेनिक में सारे अमाइनो एसिड जो बच जाते हैं, किससे बच जाते हैं? कीटोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक में नहीं आते जो। ठीक है, तो कीटोजेनिक में कौन सा आता है? लाइसिन, ल्यूसीन। ग्लूकोकीटोजेनिक में आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलिनिन। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक? अच्छा, 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का नाम बताओ। सेलिनोसिस्टीन। लिखो इसके बारे में। सेलिनोसिस्टीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्या है हमारा 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड encoded by UGA, that is top codon. Its structure similar to cysteine, contain selenium as functional group instead of sulfur. Selenocysteine contain its own, क्या हुआ? ये ऑनलाइन चल रही है, देख लो एक बार। कंटेन इट्स ओन tRNA, contain its own tRNA anticodon that is UCA। सेलिनोसिस्टीन किस में मिलता है? 2 एंजाइम्स में। कौन कौन से हैं? फॉर्मेट
डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। contain selenocysteine in their catalytic center। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम है? सेलिनोसिस्टीन की कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखवाई है। सेलिनोसिस्टीन को डिनोट किससे करते हैं? सेक और कैपिटल यू। इट इज 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड एनकोडेड बाय यूजीए। इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू सिस्टीन, लेकिन इसमें सल्फर ग्रुप की जगह क्या होता है? सिस्टीन तो हमारा सल्फर कंटेनिंग है ना, लेकिन इसमें क्या होता है? सेलेनियम इंस्टेड ऑफ सल्फर। इसके पास अपनी खुद की एंटीकोडोन होती है। ये जो सेलिनोसिस्टीन है अमाइनो एसिड, ये कहाँ मिलता है? हमारा फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और जीपीएक्स एंजाइम के कैटालिटिक सेंटर पे। आ गया? किसको? क्लास 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, इसका अभी क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं आया है। ठीक है, हो गया? कर दो ये। नेक्स्ट इज पाइरोलाइसिन। ठीक है, डिनोटेड बाय और कैपिटल ओ। ठीक है ना? इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू lysine. Its structure similar to lysine, encoded by UAG stop codon, present in or present in some bacterial proteins। है ना? ये समझ आ गई कि नहीं आई? तो ये है क्या? ये तो लिखना ही भूल गए। ये 22nd स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। ठीक है, आगे समझ में? ऑप्टिकल एक्टिविटी कराती थी? कर दो इरेज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड लिखो। All amino acids are optically active except glycine, for optical active compounds. For optical active compounds, there is a need of chiral carbon। chiral carbon क्या होता है? या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? अल्फा कार्बन
और एक और नाम भी तो था, एसिमेट्रिक। ठीक है, आगे समझ में। फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देयर इज अ नीड ऑफ कायरल कार्बन स्लैश, उसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। ठीक है ना। इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या बोलेंगे, और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज लीवोरोटेटरी। ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ, वेवलेंथ, टेम्परेचर, एक सेकेंड रुको, सॉल्वेंट which is used to dissolve the sample। पहले ये देखना, मैं ठीक लगा है, यही वाला था ना, तुम जैसा इसमें मैसेज करो, होता नहीं इसमें मैसेज कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। चलो ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड समझ आ गया। सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्लाइसिन में हमारा हाइड्रोजन 2 बार आ जाता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में नहीं होते। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए हमें कायरल कार्बन की नीड होती है, जिसको हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं किसको, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिविटी किसी की भी अमाइनो एसिड की किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ, वेवलेंथ, टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिसॉल्व द सैंपल। ठीक है, आया समझ में। कंसंट्रेशन किस में होती है हमारी, ग्राम पर ml, पाथ लेंथ डेसीमीटर, वेवलेंथ नैनोमीटर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। आ गया। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें ए नॉट क्या है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन डिग्रीज, और ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक रोटेशन। ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। ये किस पे होता है, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड, यहां का इरेज कर दो।
ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, लिखो, ये इरेज कर दूं। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है? इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, किसकी मेजरमेंट करेंगे कि रोटेट कितनी हुई है हमारी लाइट, है ना। इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ लाइट, लाइट कितनी हमारी क्या हुई है, रोटेट हुई है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय कायरल कंपाउंड। कोई प्रॉब्लम है बताओ इस डेफिनेशन में, है कोई दिक्कत? ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, मेजरमेंट है किसकी, रोटेशन लाइट की, कॉज्ड बाय कायरल कंपाउंड। उसके बाद लिखिए स्पेसिफिक रोटेशन, उसके बाद क्या है आएगा हमारा स्पेसिफिक इट इज ए रेफरेंस वैल्यू, ये रेफरेंस वैल्यू होती है। इट इज ए रेफरेंस वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इट इज ए reference value of optical rotation for a, it is a reference value of optical rotation for a given concentration, for a given concentration of compound at a fixed temperature, at a fixed temperature and wavelength, at a fixed temperature and wavelength, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, एक रेफरेंस वैल्यू लेके चलते हैं हम ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ठीक है। आगे इतनी बात समझ के नहीं आई? ओके, नेक्स्ट यूवी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, लिखो लिखो, लग क्यों नहीं रहा ये, सही है, हो गया सेट। चलो ये रेज कर दे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट या यूवी रेडिएशंस बाय एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। क्या कह रही हूं मैं, जो यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स करते हैं। कौन कौन से होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वाइफ कोड था ना, और फिनाइल एलिनिन। अब मैम यही क्यों यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ due to the presence of aromatic side chain and
डीलोकलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे ना, मतलब मूवमेंट करेंगे ना। एंड डी ऑर्थो पैरा ऑर्थो एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस। सुना है नाम रेजोनेंस का, वही है ये, ठीक है। इतनी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताओ। ट्रिप्टोफैन है जो वो कितने पे करता है एब्जॉर्ब, 280 नैनोमीटर पे, अप्रोक्स है ये 274 नैनोमीटर पे और ये 257 नैनोमीटर पे, ठीक है। जो भी एब्जॉर्प्शन हमारी एब्जॉर्प्शन एट 280 नैनोमीटर, जो भी एब्जॉर्प्शन हमारी 280 नैनोमीटर पे होती है वो किस लिए यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन of protein and quantification of proteins, for detection and अभी बताती हूँ, and quantification of proteins बताती हूँ। देखो कोई भी बेंजीन रिंग बनाते हैं हम ऐसे, जो हक्कल रूल को फॉलो करती है, अगर पढ़ा हो तो ऐसे होता है ना, देखो स्ट्रक्चर। अब क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे हटाऊं तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, अगर मैं इसको हटा के यहाँ बना दूं, ये लॉन पेयर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ये जो लॉन पेयर है ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे घूमता है। ऑर्थो पैरा ऑर्थो का मतलब है यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसके सामने वाली पोजीशन क्या है, पैरा, इसके सामने। इसके एडजेसेंट में क्या है, ये दोनों इसके ऑर्थो, और इसके जो दूर होता है इससे वो क्या होती है पोजीशन, मेटा। नहीं आई समझ में क्या कह रही हूँ मैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ है ना, इसके ऊपर है। फंक्शनल ग्रुप के सामने वाली चीज क्या होती है, पैरा, उसके एडजेसेंट में क्या होती है, ऑर्थो, और उसके दूर कौन होता है, मेटा। तो जो लोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रोड्स का वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के, वो यहाँ से जाके पहले यहाँ आएंगे ऑर्थो पे, फिर ये यहाँ से डीलोकलाइज होके पैरा पे आएंगे और फिर कहाँ पे चले जाएंगे, ऑर्थो पे, और फिर क्या होगा, ये ऑर्थो से जाके फिर से क्या चले जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के पास। तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों डीलोकलाइज होते रहते हैं, फॉर इंक्रीज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेंजीन रिंग में। आई समझ में। तो एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड है उनमें ही बेंजीन रिंग है ना। बेंजीन रिंग होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते रहते हैं, डीलोकलाइज करते रहते हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। आ गई इतनी बात समझ के नहीं आई, ओके। डीएल सिस्टम, डीएल सिस्टम में क्या होता है, हम दो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस देखते हैं, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और एक अमाइनो ग्रुप की। चलो पहले अमाइनो ग्रुप को बताते हैं। हाँ जी, ओके। स्क्रीन को ठीक कर लो, स्क्रीन का ब्लर आ रही है, बच्चे कह रहे हैं। देखो अब ये जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, अमाइनो ग्रुप इसके किस में है, लेफ्ट में, तो ये क्या है, एल फॉर्म, ठीक है। और अगर हमारा अमाइनो ग्रुप इस कार्बन के राइट साइड है तो ये क्या है, हमारी डी फॉर्म, ठीक है। आई फिर बात समझ के नहीं आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो,
अब इसमें बताइए, इस कार्बन के साइड में OH किधर है, तो ये L फॉर्म हो गई, और इसके तो क्या है, ये D फॉर्म। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आगे समझ में? बीच में क्या होता है, हमारा मिरर प्लेन होता है ना? ठीक है ना? अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट लिखो तुम इसमें डीएल सिस्टम में। अमाइनो एसिड्स हैव टू conformations. Amino acids have two conformations, that is D and L, that is D and L, and these two conformations are non-superimposable, and these two conformations are non-superimposable, and these two conformations are non-superimposable mirror images of each other. नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ब्रैकेट में लिखो क्या कहते हैं इसको, इनैंशियोमर्स। हाँ, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इज नोन एज इनैंशियोमर्स। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया है? एक और स्टार मार्क करके एक और पॉइंट लिखो। ओनली L फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, only L form of amino acids, only L form of amino acids are constituent of proteins. Only L form of amino acids are constituent of proteins. लिख लिया? ठीक है, एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन, some antibiotics and peptidoglycan cell wall, some antibiotics and peptidoglycan cell wall contain D amino acids, contain D amino acids। लिख लिया? नेचर में कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? L फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई? नेक्स्ट इज RS सिस्टम। देखो, RS सिस्टम किसके बेस पे होता है, लिखो पहले। RS सिस्टम इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। RS सिस्टम किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ज्यादा हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, कैसे? इधर देखो, देखो इधर देखो, हम पहले फर्स्ट एटम को देखते हैं। फर्स्ट एटम को, ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का, कार्बन का 12। अब देखो ये भी 12 और ये भी 12, तो हमें नेक्स्ट एटम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट एटम के कितना है, यहाँ पे एक ही होगा हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, और इसमें एक ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो किसको आप प्रायोरिटी दोगे?
पहले तो नाइट्रोजन को दोगे वो तो ठीक है, लेकिन अब सेकंड टाइम पे देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो अब आप इसको प्रायोरिटी दोगे कि इसको दोगे? कार्बोक्सिल को। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड एटम पे ज्यादा एटॉमिक मास है उसके कंपैरिजन में, तो इसको आपने क्या दिया? सेकंड। इसको क्या दे दोगे आप? और इसको क्या दे दोगे? फोर्थ। अब चक्री घुमाओ, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। कैसे घूम रहा है मेरा हाथ? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना ये तो इट इज आर फॉर्म, आर सिस्टम लिख देती हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टस। किसमें है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आगे से बात समझ के नहीं आई? बोलो। इसमें देखो, इसमें ये 14 है, ये वाई 12 है, ये 12 है, लेकिन इसका 16 है, ये 1 है। तो फर्स्ट तो इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। इसमें चक्री कैसे घूम रही है? ऐसे, है ना? तो ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या कहेंगे? एस सिस्टम। एस सिस्टम को क्या कहते हैं? सिनिस्ट्रल। क्या कहते हैं? सिनिस्ट्रल। इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि डीएल सिस्टम और आरएस सिस्टम में से एक्सेप्टेबल कौन सा है, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है जो हम अपनी बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री में? डीएल सिस्टम। ठीक है, आगे बात समझ में? डीएल सिस्टम हम ज्यादातर यूज करते हैं एज कम्पेयर टू आरएस। ओके, वन मोर थिंग, जो हमारे एल अमाइनो एसिड्स है ना, अकॉर्डिंग टू डीएल सिस्टम, मैंने बताया था एल अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। एल अमाइनो एसिड्स की आरएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? एल अमाइनो एसिड्स हैव an absolute S configuration, absolute S configuration। ठीक है, एल अमाइनो एसिड्स है जो हमारे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वैसे? S। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम के अकॉर्डिंग एल अमाइनो एसिड्स हैव एन एब्सोल्यूट S configuration। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्ट सिस्टीन, एक्सेप्ट एल सिस्टीन। वाई? क्योंकि एल सिस्टीन की एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है मैम? आर। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? बताओ, नहीं आया तो समझ में? आगे समझ में? नेक्स्ट लिखिए, रिलेशन बिटवीन पीएच, कर दूं इरेज? मैंने कल भी बताया था पीएच क्या होती है। देखो वो सुनती है मेरी बातें। लिखो, pH of a solution is determined by pH of a solution is determined by relative concentration. pH of a solution is determined by relative concentration of weak acids and weak base। ठीक है, pH क्या है? pH को कैसे डिटरमाइन करते हो? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। लिख लिया? ओके, तो देखो हमने कोई एसिड लिया, वीक एसिड,
इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो H प्लस और ये किस में हो जाएगा A माइनस। इसको हम किससे दिखाते हैं मैंने बताया था उस दिन भी, K इक्विलिब्रियम से। जो डिसोसिएशन होता है किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का इज डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, लाइक दिस। कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कि नहीं होता? ओके तो अब हाइड्रोजन आयन को बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, K इक्विवेलेंट इनटू में HA और यहाँ आ जाएगा अपॉन में A माइनस, है ना। ठीक है, तेरी बात की नहीं आई, आगे समझ गए। अब क्या करेंगे, टेक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस लॉग ऑफ K इक्विवेलेंट प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए ना, प्लस माइनस लॉग ऑफ, ठीक है ये आ जाएगा। अब बताओ माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पीएच, माइनस लॉग ऑफ के, ए करो यहाँ पे, एसिड का था ना ये तो एसिड का था ना, ये एसिड है। अगर बेस होता तो के भी लिखते, बेस होता तो क्या लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पी के ए। बोलो नहीं समझ आया तो, प्लस लॉग, मैंने इसको रिवर्स कर दिया प्लस लाने के लिए, ठीक है, ए माइनस बाय एच। कोई प्रॉब्लम है इस सेक्शन में? इसको क्या कहते हैं हम, इस इक्वेशन को हेंडरसन, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है, आता है पेपर में। आगे समझ में कि नहीं आया? अच्छा, ए माइनस क्या है, कल भी बताया था मैंने, कॉन्जुगेट बेस, किसका, एसिड का, है ना, किसका, ठीक है, ये भी हो गया। आगे समझ में आ रहा है, समझ, ओके। देखो एसिड है HA, इसको ब्रेक डाउन किया हमने हाइड्रोजन आयन में और A माइनस में। तो जो हमारा एसिड मतलब एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Ka से। Ka क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन आयन और A माइनस। रिएक्टेंट क्या था हमारा, HA। हाइड्रोजन आयन को इधर ले गए, Ka इंटू HA डिवाइड बाई A माइनस। नेगेटिव लॉग लेंगे दोनों साइड में, ले लिया, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ HA बाई A माइनस। अब माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है, PH, माइनस लॉग ऑफ Ka क्या होता है, PKA, और लॉग ऑफ, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, बस यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, ठीक है। आ गया समझ में? ओके ये तो मैंने वैसे पहले पढ़ा दिया था तुमको सारा चीजें। ठीक है, आज अब नया टॉपिक लिखो, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड देखो कैसे बनता है,
मैंने बताया था नेचर में कौन से अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, इसलिए मैंने देखो दोनों तरफ एल बनाए हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो H2O मतलब कि वाटर का एलिमिनेशन होगा, और क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में, दो अमीनो एसिड सॉरी, आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, CONH बन गया, मतलब इसके बीच जो ये बॉन्ड है, ये है तो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ जी, और इसको हम बोलेंगे क्या वैसे, अमाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, अमाइड बॉन्ड। ठीक है, CONH। अब ये जो सिचुएशन है, CO ऊपर NH नीचे, अपोजिट है ना दोनों, तो ये है हमारी ट्रांसफॉर्म। क्या होती है, देखो दो फॉर्म होती है, एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म। अगर C डबल बॉन्ड O NH ऐसे है तो दैट इज सिस फॉर्म, और अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल। ट्रांसफॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल। वाई, क्योंकि इसमें क्या होती है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या होती है, कम। और सिस में देखो ये आपस में भिड़े भिड़े रहते हैं, तो इसमें क्या होती है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई अंजना, आगे समझ। तो लिखो पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में लिखो, इसको उतारो पहले। बना लिया, क्या कह रहे हो, दोबारा रिपीट करना। यहाँ ये दिखाने के लिए कि ये देखो OH हट गए यहाँ से, H तो CONH जुड़ गए। लिखो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में लिखो, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन alpha amino group. It is formed between alpha amino group. It is formed between alpha amino group of one amino acid and alpha carboxyl group of another amino acid. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच बना है, देखो आप ही, एक अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच है और एक अल्फा अमाइनो ग्रुप के बीच है। ठीक है, अच्छा ये कैसी प्रोसेस होती है, इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। लिखो एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक का मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि रिलीज। विद डेल्टा जी ऑफ +21 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा रिएक्शन कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस as elimination of water molecule occur to join two amino acids together.
इज इट क्लियर टू यू? बताइए, कोई दिक्कत है तो दोबारा बताएं हम। आए समझ में? ओके, अब लिखिए लेंथ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होती है इसमें। पेप्टाइड बॉन्ड जो ये बनता है, जिसे हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। लेंथ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज ओनली 1.33 एंगस्ट्रॉम। 1.33 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। कैसे? देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका ये ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना देता है। तो इसमें कितना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है? 40%। इट हैज 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आगे समझ में या नहीं आया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना होता है? 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पार्शियल। इसकी वजह से रोटेशन क्या होती है? रेस्ट्रिक्ट होती है। लिखो, ड्यू टू विच द रोटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ड्यू टू विच द रोटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड is restricted, due to which the rotation of peptide bond is restricted। लिख लिया? एक और लाइन लिखो, एब्जॉर्बेंस होती है जो उस पेप्टाइड बॉन्ड की, वो कितने नैनोमीटर पे होती है? मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ एमाइड बॉन्ड स्लैश पेप्टाइड बॉन्ड is 190 नैनोमीटर। 190 नैनोमीटर पे क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है ना, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। इतनी बातें समझ आ गई? इरेज कर दे? मतलब जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से रोटेट नहीं होगा। हाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की होने की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे सी और एन के बीच थोड़ा सा सी और ओ के बीच में रहेगा। हाँ, मतलब यहाँ का लोड पे इधर आ गया, फिर उसके बाद इधर चला जाएगा, ये ऐसे घूमता रहता है। नहीं, ये फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा स्टेबल होने के लिए। कर दे रेस? देखो, ऐसे था ना ये, देखो जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये वाला, इसके बीच में कौन सा एंगल होता है? ओमेगा। कौन सा एंगल होता है? ओमेगा, ठीक है। ये सी अल्फा है, ये भी सी अल्फा है। सी अल्फा और साई के बीच में क्या होता है? सॉरी, सी अल्फा और सी के बीच में कौन सा एंगल होता है? और सी अल्फा और एन के बीच में 5। जो ओमेगा है ना, इसकी सिर्फ 2 वैल्यू होती है, 0 डिग्री हो सकती है या फिर 180 डिग्री। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसकी रोटेशन पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रहती है। तो इसकी या तो 0 डिग्री रहेगी। 0 डिग्री कब रहेगी? जब NH ऊपर होगा सिस फॉर्म में, और अगर H नीचे है तब इसका ओमेगा कितना होगा? 180 डिग्री। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। बल्कि फाई और साई है जो, ये परमिटेड वैल्यूज होती है, मतलब रोटेट हो सकती है। फाई और साई है जो, ये रोटेशन को होने देते हैं। तो इनकी वैल्यू -80 डिग्री से लेके कहाँ तक हो सकती है जी? +180 डिग्री तक। आ गई बात समझ कि नहीं आई?
आ गई। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 डिग्री है तो मतलब ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म मतलब कि CONH, ठीक है। अगर ओमेगा हमारा 180 डिग्री है तो ये किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म। किस में है, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आया है, ये सब हम रामाचंद्रन प्लॉट में भी पढ़ेंगे। आगे लिखिए ट्रांसफॉर्म इज फेवर्ड। देखो मैंने अभी बताया था ना, ट्रांसफॉर्म फेवर्ड होती है ओवर सिस। कितने रेशो से, 1000:1। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज प्रोलीन। प्रोलीन की साइड चेन हमारी साइक्लिक होने की वजह से इसमें जो रेशो होता है ट्रांस और सिस का, वो 4:1 होता है। क्या होता है, 4:1। प्रोलीन में हम क्या कहते हैं, सिस फॉर्म इज फेवर्ड। ये लिखवाऊंगी, बातें पहले लिख लो, ये सारा उतार लो। हाँ बोलो। ओके देखो मैं क्या कह रही हूँ कि देखो ये जो C∼O है और C अल्फा है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसे साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई, PSI, ठीक है। और जो C∼O, क्या C अल्फा के बीच में और C के बीच में साई तो बनाया है, क्या गलत किया है, कोई डाउट है, नहीं, ठीक है। और देखो C अल्फा और N के बीच जो एंगल है, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया, रुक जाओ। हाँ सही है। और C अल्फा और N के बीच जो एंगल है उसे हम बोलते हैं फाई, PHI, फाई। और कोई डाउट है, बताओ। ये बोला है मैंने, C और C अल्फा के बीच में साई होता है और C अल्फा और N के बीच में फाई होता है। जो ओमेगा है इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। और जो ये फाई और साई है इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमारी परमिटेड वैल्यूज होती है, मतलब रोटेशन को परमिट करती है। तो इनकी वैल्यूज -180 डिग्री से +180 डिग्री तक होती है। लिखो ट्रांसफॉर्म इज फेवर्ड, लिखवा रही हूँ, लिखो पहले फिर बताती हूँ। ट्रांसफॉर्म इज फेवर्ड ओवर सिस फॉर्म बाय ए रेशियो ऑफ, ट्रांसफॉर्म इज फेवर्ड ओवर सिस फॉर्म बाय ए रेशियो ऑफ 1000:1। मतलब कि जो ट्रांसफॉर्म है वो फेवर्ड होती है कितनी रेशो से, 1000:1। मतलब ट्रांसफॉर्म 1000 टाइम्स होगी तो उस टाइम पे सिस क्या होगा, ओनली 1 टाइम। ये बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, रीजन बीइंग बिहाइंड दिस इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लिख लिया। उसके बाद आप इतने लेट कैसे, ब्रेक का इसको सब समझा देना आज का। ओके, एक्सेप्ट प्रोलीन, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन में क्या होता है, प्रोलीन क्या है, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन फेवर्ड, लिखो लिखो, प्रोलीन फेवर्ड सिस फॉर्म, प्रोलीन फेवर्ड सिस फॉर्म बाय ए रेशियो ऑफ 1:4, 1:4। अरे सिस फॉर्म बोला ना मैंने अभी, तो सिस फॉर्म तो 1 टाइम ही है, ट्रांस उसकी 4 टाइम है, बाय रेशियो ऑफ 1:4। आ गया समझ में कि नहीं आई तेरी बात समझ, बताओ आ गई है कि नहीं आई। ओके नेक्स्ट बात, नेक्स्ट लिखिए रोटेशन अराउंड बॉन्ड्स,
बताती हूँ किस किस की रोटेशन, रुक जाओ। कोई किस किस के बीच रोटेशन कह रही हूँ, सी अल्फा और एन के बीच अगर रोटेशन होती है तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, फाई। और सी अल्फा सी के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, साई। इनके बीच में मैंने अभी बताया था रोटेशन क्या होती है, परमिटेड, है ना। रोटेशन क्या होती है इसमें, परमिटेड, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द रोटेशन अराउंड बॉन्ड्स is described as torsion angle, is described as torsion angle, conformational angle, या फिर डाइहेड्रल एंगल, या फिर क्या बोलेंगे जी, डाइहेड्रल एंगल। आगे समझ में। और ओमेगा है जो सी और एन के बीच है, वो क्यों नहीं रोटेट होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, आज की यहीं तक रखते हैं। सारी बातें समझ आ गई, आगे समझ की नहीं आई तो फिर तुम कर लेना फिर बाद में, ठीक है। हाँ